प्यारे विद्यार्थियों, मैं सुनील गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योग्राफी। आज हम आपको इस वीडियो में और जो कि एशिया के भूगोल का एक पार्ट है, पाकिस्तान का प्रादेशिक भूगोल, तो पाकिस्तान के संदर्भ में और हम आपको इस वीडियो के माध्यम से अध्ययन कराएंगे। जैसा कि आप इस समय अपने मोबाइल स्क्रीन पर पाकिस्तान की कई प्रकार के और थीमेटिक मैप देख रहे हो। उन मैप्स के माध्यम से आप वहाँ की स्थलाकृति, नगरीय और प्रमुख औद्योगिक केंद्रों का विवरण, साथ में ही जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, प्राकृतिक संसाधन हैं जिनमें खनिज आदि, इसके अतिरिक्त इंडस्ट्री और फसलें, सिंचाई और वहाँ का नहरी सिस्टम, मृदा आदि के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो की शुरुआत ऐसे हमारे पड़ोसी देश के ज्ञान अथवा जानकारी देने के स्वरूप में करते हैं, जिसके साथ हमारा और एक अटूट हिस्सा ही था, लेकिन कुछ राजनीतिक और धार्मिक कारणों से और वो अखंड भारत और 14 अगस्त 1947 को 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान के रूप में सामने आया, जिसमें दो पार्ट हो गए, पूर्वी पाकिस्तान और पाकिस्तान। इसको पश्चिमी पाकिस्तान के, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान वर्तमान का पाकिस्तान है और पूर्वी का पाकिस्तान वर्तमान का बांग्लादेश है। क्योंकि दोनों ही धार्मिक आधार पर भारत से विभाजित हुए थे, तो पूर्वी पाकिस्तान जहाँ पर भारी मात्रा में चावल, जूट आदि का पैदावार होती थी, उसका इस्तेमाल पश्चिमी पाकिस्तान के लोग करते थे, उन सब चीज़ों को निर्यात करके, और उस विदेशी आय को अपने कार्यों में इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे ये जो समस्याएं थीं वो बढ़ती गईं और पूर्वी पाकिस्तान ने और पश्चिमी पाकिस्तान से अलग होने की ठानी, और फलस्वरूप और 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान अलग होकर के और बांग्लादेश के नाम से एक नया देश बन गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, वर्तमान पाकिस्तान की जब हम बात करते हैं तो भारत के पश्चिम में है, जिसके साथ हमारे एक चिर प्रतिद्वंदी, चिर शत्रुता बनी हुई है। सीमाएं विवाद भी हैं और दोनों देशों की जो रणनीतिक और सामरिक तकनीक है और सेना है, अथवा दोनों देशों की जो केंद्रीय शासन है, वो इस दिशा में प्रयासरत भी रहता है कि उसकी संप्रभुता अक्षुण्ण बनी रहे, विशेष रूप से भारत। यदि हम पाकिस्तान की अक्षांशीय देशांतरीय स्थिति के बारे में चर्चा करें तो पाकिस्तान की अक्षांशीय स्थिति है 23 डिग्री और 45 मिनट से और 30 डिग्री 50 मिनट उत्तरी अक्षांश। और इसके अतिरिक्त यदि हम देशांतरीय विस्तार की चर्चा करें तो 60 डिग्री 55 मिनट पूर्वी देशांतर से, और आप ये देखेंगे 75 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। ये पाकिस्तान का अक्षांशीय देशांतर विस्तार है। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि पाकिस्तान का आखिर क्षेत्रफल कितना है, तो लगभग 8 लाख वर्ग किलोमीटर है, 7,96,095 वर्ग किलोमीटर। इस प्रकार हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान जो कि भारत का महत्वपूर्ण पड़ोसी देश है
और इसकी ये जो आपकी पाकिस्तान की जो पूर्वी सीमा है वो भारत से संपर्क किए हुए हैं। इसके अतिरिक्त पाकिस्तान के अन्य देशों के साथ भी सीमाएं जुड़ाव है, जिसमें अफ़गानिस्तान, इधर ईरान और नीचे आप हिंद महासागर का पार्ट अरब सागर देख सकते हैं। तो इस प्रकार पाकिस्तान के साथ स्थलीय और जलीय संबंध विभिन्न देशों के हैं। पाकिस्तान में मुख्यतः उर्दू भाषा बोली जाती है। इसके अतिरिक्त उर्दू के अतिरिक्त और सिंधी, पश्तो, बलूची, अंग्रेजी भी मुख्य बोली जाती है। इसके अतिरिक्त हमें देखें कि पाकिस्तान का जो आय है वो भारत की तुलना में कम है, इंडस्ट्री भी कम है। अब पाकिस्तान के भूआकृतिक प्रदेशों को हम देखें तो भूआकृतिक प्रदेशों से पहले हम राजनीतिक स्वरूप पाकिस्तान का देखें तो आप इसमें देखेंगे कि पाकिस्तान की मुख्य जो ये राज्य हैं जिनमें आप देखेंगे सिंध प्रदेश, जैसे हमारे देश में राजस्थान, पंजाब और मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं, वैसे ही पाकिस्तान में ये सिंध राज्य है, ये पंजाब राज्य है, ये बलूचिस्तान राज्य है, ये पश्चिमोत्तर प्रांत है। इस प्रकार ये पाकिस्तान के राज्य हैं। अब हम पाकिस्तान का और भूआकृतिक प्रदेशों के हिसाब से वर्णन करें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान का लगभग 67% भाग जो है वो पर्वत श्रेणियों से, 67% जो भाग है वो पर्वत और पठार मरुस्थल क्षेत्रों से हैं। जैसा कि आप इस मानचित्र में देख रहे हैं कि इसमें लगभग 1000 से ऊंचा जो पार्ट है, आप इधर की तरफ जो हिस्सा देख रहे हैं ये पूरा हिस्सा ऊंच पर्वतीय पठारी है। दूसरी तरफ इधर का जो हिस्सा है जो राजस्थान से लगता हुआ है ये मरुस्थलीय हिस्सा है। तो पर्वत और मरुस्थली का क्षेत्र है वो 67% है। इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान का बहुत सारा हिस्सा और एक तरह से एक कृषि भूमि के दायरे में आता है। इसके अतिरिक्त हमें देखते हैं कि भूआकृतिक प्रदेशों के हिसाब से और पाकिस्तान को 6 पार्ट में बांटा गया है। उनमें उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ, ये उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ आपकी ये उत्तरी पर्वत श्रेणियाँ आ जाती हैं। इसके बाद हम इनमें देखते हैं कि हिंद कुश पर्वत श्रेणियाँ यहाँ आसपास हैं यहाँ पर, और इसके बाद दूसरे नंबर पर आता है सीमावर्ती पश्चिमी पर्वत श्रेणियाँ। ये सिंधु नदी के मैदान के पश्चिम भाग से चल करके और यहाँ इसके नीचे तक आती हैं। और इसके बाद हम साल्ट रेंज, पोटवार, ये साल्ट रेंज यहाँ है झेलम नदी के आसपास, पोटवार, पोटार, यहाँ पर रॉक साल्ट की अधिकता है। यहाँ नमकीन झीलें भी हैं, खारे पानी की झीलें हैं। और साल्ट रेंज के उत्तर में पोटवार पठार है। ये पठार का नाम आपने सुना होगा, पोटवार पठार। ये कई बार प्रश्न आ जाते हैं कि पोटवार पठार किस देश में है, पाकिस्तान में। अब हम देखेंगे इसके बाद ऊपरी सिंधु का मैदान और निचला सिंधु का मैदान। तो ये सिंधु नदी आप देख रहे हैं, इसमें सिंधु नदी की देखिए आप, ये आपकी सिंधु नदी है और सिंधु नदी में ऊपरी सिंधु मैदान और निचला सिंधु मैदान, ये दोनों ही बड़े ही महत्वपूर्ण जलोढ़ मृदा के उपजाऊ प्रदेश हैं। तो ये ऊपरी सिंधु का जो मैदान है आप इसमें देखेंगे कि साल्ट रेंज तथा हिमालय, ये यहाँ साल्ट रेंज चालू हो जाती है कि हिमालय के पर्वत पर ये श्रेणी के दक्षिण में है। और यहाँ पर सिंधु नदी तो है ही है, उसकी सहायक नदियाँ आप ये देख रहे हैं, झेलम, चिनाब, रावी और सतलज, ये कुछ महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ जो ऊंचाई है वो बहुत कम है, समतल सा मैदान है और इधर पश्चिम में इसके थार का रेगिस्तान है। यहाँ दो नदियों के बीच का जो भाग है वो विभिन्न नामों से जाना जाता है। हालांकि दो नदियों के बीच का जो भाग है ये इसको दोआब बोलते हैं। और जैसे कि आपका चेज दोआब, जिसमें हम बोलेंगे झेलम और चिनाब नदियों के बीच का होता है। इसके रचना दोआब रावी और चिनाब नदियों के बीच का होता है। तो इस प्रकार दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र है वो दोआब कहलाता है।
बीच बीच में दोआबों के मध्य में जो ऊंचे जो क्षेत्र हैं, दोआबों के बीच में ऊंचे जो क्षेत्र हैं वो बार कहलाते हैं, बार के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम देखेंगे निचला सिंधु का मैदान। निचला सिंधु का मैदान देखिए आप, ये पंजाब मैदान से और दक्षिण में, जैसे यहाँ पंजाब आता है इसके उत्तर में, तो पंजाब मैदान से और दक्षिण में है, और नीचे जहाँ पर सिंधु नदी डेल्टा बनाती है अरब सागर में, तो ये बहुत सारा जल इकट्ठा करके अपने साथ लाती है। तो यहाँ निचले सिंधु के मैदान में सिंधु नदी का ढाल कम हो जाता है, कम ढाल वाले क्षेत्र पर बहती है, तो नदी पार्श्ववर्तीय प्रदान करते हुए विस्तृत रूप में फैलती है, सागर की तरह चलती है, इसलिए इसका नाम सिंधु भी रखा गया है। तो इस प्रकार विस्तृत क्षेत्र में चलती है, और यहाँ इसका जो पानी है वो विभिन्न प्रकार से सिंचाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि जो ये जो क्षेत्र है वो बलूचिस्तान का पठार के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही पर्वतीय पठारी क्षेत्र है। ये क्षेत्र, यहाँ पर हम देखेंगे कि किरधर और सुलेमान पर्वत श्रेणियाँ आप यहाँ इनमें देख रहे हैं कि ये सुलेमान पर्वत है और एक किरधर पर्वत श्रेणियाँ हैं। ये इसका पूर्वी सीमा है, और इसके उत्तर में सिट्टोवा, काकर और चगाई पर्वत श्रेणियाँ भी हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई पर्वत श्रेणियाँ यहाँ दे रखी हैं। कुछ इतिहास में हम दर्रों के बारे में पढ़ते हैं, तो वो दर्रे भी यहाँ पर हैं, जैसे खैबर दर्रा, गोमल दर्रा, बोलन दर्रा। इनका हम इतिहास में जिक्र पढ़ते हैं कि जो विदेशी आक्रांता थे, विशेष रूप से मुग़ल, वो इन्हीं दर्रों के माध्यम से और भारत में प्रवेश किया था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर हम देखेंगे कुछ पर्वत श्रेणियाँ भी दे रखी हैं, और उनमें है रासकोह पर्वत। आप यहाँ देखेंगे ये रासकोह पर्वत है। इसके अतिरिक्त सीहान पर्वत है, और मध्य मकरान श्रेणियाँ हैं, ये मकरान पर्वत है। इस प्रकार कुछ पर्वत श्रेणियों के नाम भी यहाँ दे रखे हैं। एग्रीकल्चर के दृष्टिकोण से अभी हम पाकिस्तान का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि पाकिस्तान एग्रीकल्चर के रूप में दुनिया में एक विशिष्ट दर्जा प्राप्त किए हुए है। उसकी वजह ये है कि आप इस मानचित्र में देख ही रहे होंगे कि इसका ये एरिया है, यानी कि एक सीमा खींच दी जाए तो इसके पूरब का जो हिस्सा है वो सिंधु की सहायक नदियों के निक्षेप से निर्मित एक विस्तृत उपजाऊ और समतल मैदान है। यहाँ पर सिंचाई की नहरी सिस्टम उपलब्ध है, इसलिए वर्षा कम होने के बावजूद भी यहाँ पर और अच्छी फसलें और अधिक उत्पादकता वाली फसलें ली जा सकती हैं। तो मुख्य फसलें इस एरिया में जो ली जाती है वह है गेहूँ। गेहूँ फसल सिंधु और पंजाब के प्रदेशों में ली जाती है, और सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों के एरिया में और पंजाब के सटे हुए क्षेत्रों में इनमें गेहूं का उत्पादन भारी मात्रा में होता है, और पाकिस्तान का गेहूं उत्पादन में प्रमुख स्थान है। इसी प्रकार चावल जो क्षेत्र है वो मुख्यतः डेल्टाई क्षेत्रों में और सिंधु नदी के दक्षिणी क्षेत्रों में पैदावार किया जाता है चावल, और यहाँ नहरी सिस्टम के माध्यम से सिंचाई सुविधा उपलब्ध है। कपास, यहाँ कपास, पाकिस्तान कपास के लिए इसलिए प्रसिद्ध है कि यहाँ लंबे रेशे वाली कपास प्राय मिलती है, और जिस कपास का रेशा जितना लंबा होता है उसकी गुणवत्ता उतनी ही बेहतर मानी जाती है। तो पाकिस्तान न केवल कपास का बल्कि कपड़ों का भी निर्यातक देश है। इसके अतिरिक्त गन्ना का भी उत्पादन पाकिस्तान द्वारा किया जाता है। पशुपालन के दृष्टिकोण से देखें तो पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि और पशुपालन पर मुख्यतः निर्भर करती है, और यहाँ पर जो गाय भैंस आदि की विशिष्ट नस्लें पाई जाती हैं। और यहाँ देखें भैंसों की नस्लों के बारे में, गायों की नस्लों के बारे में, तो गाय यहाँ पर साहिवाल नस्ल की गाय पाली जाती है, साहिवाल नस्ल की गाय है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर नीलीवार व कुंडी भैंस पाली जाती हैं। ये कुंडी नस्ल की जो भैंस बहुत ही प्रसिद्ध है पाकिस्तान में। कई भेड़ फार्म भी हैं, और इसके अतिरिक्त यहाँ पर मोंटगोमरी, ओकरा, तारा आदि जिलों में भेड़ फार्म भी है। खनिज संसाधन दृष्टिकोण से देखें, पाकिस्तान का अध्ययन करें हम, तो खनिजों के दृष्टिकोण से हम कुछ खनिजों को इस मानचित्र में दे रखा है कि ज़्यादातर पाकिस्तान में
कोई विशिष्ट प्रकार का खनिज ऐसा नहीं निकाला जाता है कि पाकिस्तान का और विश्व स्तर पर नाम हो, लेकिन फिर भी जो खनिज निकाले जाते हैं उनमें क्रोमाइट यहाँ आप देख सकते हैं। और क्रोमाइट मुख्यतः और बलूचिस्तान के जिहाव क्षेत्र से निकाला जाता है। बलूचिस्तान में, ये बलूचिस्तान क्षेत्र है, यहाँ से निकाला जाता है। जिप्सम पाकिस्तान में साल्ट रेंज एरिया से, यह साल्ट रेंज एरिया है। चूना पत्थर भी यहाँ निकाला जाता है कुछ मात्रा में, जो कि सीमेंट बनाने का काम आता है। रॉक साल्ट भी साल्ट रेंज के आसपास से निकाला जाता है। लोह जो क्षेत्र है, लोह अयस्क के, वो कालबाग क्षेत्र और दामार निसार क्षेत्र से सामान्यतः निकाला जाता है। लेकिन पेट्रोलियम के मामले में पाकिस्तान का कुछ विशिष्ट नाम है, और यहाँ पेट्रोलियम पाकिस्तान का जो है वह भारत के नज़दीक थार के रेगिस्तान से लगता हुआ एरिया में निकाला जाता है, क्योंकि भारत में भी और बाड़मेर क्षेत्र में और तेल के कुएँ मिले हैं, तेल के भंडार मिले हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्राकृतिक गैस भी पाकिस्तान के जैसे सुई क्षेत्र है, यहाँ ये पाकिस्तान का प्राकृतिक गैस के लिए बड़ा ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इस प्रकार पाकिस्तान का जो स्थान है वो खनिजों के मामले में इतना उच्च स्तर का नहीं है, इसलिए पाकिस्तान को और विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश भी कहा जाता है। औद्योगिक विकास की दृष्टि से देखें तो पाकिस्तान में सूती वस्त्र उद्योग का भारी मात्रा में और व्यापक इस्तेमाल होता है। और सूती वस्त्र उद्योग चूँकि घरेलू आवश्यकता भी है, और पाकिस्तान में जो कपास की जो खेती है वो पर्याप्त रूप से होती है इस एरिया में, क्योंकि अच्छी मृदा और सिंचाई की उपयुक्त सुविधा की वजह से। तो न केवल पाकिस्तान कपास का निर्यात करता है, बल्कि सूती वस्त्र उद्योग भी इस प्रकार का है, वो निर्मित और वस्त्र और निर्यात करता है। ऊनी वस्त्र उद्योग के मामले में भी पाकिस्तान के पास जो पशुपालन होता है वो गाय, भेड़, बकरी, उनसे वो ऊन प्राप्त होती है, और कंबल, दरियाँ, गलीचे आदि बनाए जाते हैं। मुख्यतः जो इसका का केंद्र है सूती वस्त्र उद्योग का वो मुख्य रावलपिंडी, इस्लामाबाद, इसके अतिरिक्त यहाँ पर कराची है, प्रमुख केंद्र है। सीमेंट उद्योग भी चूने की पर्याप्त मात्रा की वजह से, और पाकिस्तान में सीमेंट की इंडस्ट्री भी स्थापित हुई है, और यहाँ जो मुख्य केंद्र है कराची, डंडौत, रोहरी, बास, ये कुछ केंद्र हैं पाकिस्तान में इंडस्ट्री के। आप इसमें देखेंगे ये रोहरी क्षेत्र है, और ये कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल रीजन है और सबसे बड़ा शहर भी है। तो कराची के पश्चात लाहौर का नाम आता है। तो इस प्रकार चीनी उद्योग पाकिस्तान गन्ना पर्याप्त मात्रा में होता है, और इसलिए चीनी मर्दान नाम की जो मिल है वो बहुत बड़ी मिल है चीनी की, पाकिस्तान सबसे बड़ी मिल है मर्दान नाम की। इसके अतिरिक्त रसायन उद्योग, कागज़ उद्योग भी पाकिस्तान में कुछ मात्रा में होते हैं। अब हम पाकिस्तान के प्राकृतिक प्रदेशों को ध्यान में रखें तो पाकिस्तान में मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेश हैं। उनमें उत्तरी पश्चिमी पहाड़ी प्रदेश, पंजाब का मैदान नंबर 1, नंबर 2, इसके बाद बलूचिस्तान नंबर 3, और ये नंबर 4 सिंध प्रदेश। इनका अपना एक विशिष्ट महत्व है, और इनके बारे में हम इस वीडियो की शुरुआत में पढ़ भी चुके हैं। तो हालांकि इन चारों प्राकृतिक प्रदेशों का अध्ययन करें तो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण प्राकृतिक प्रदेश के रूप में या किसी प्रदेश के रूप में इनका अध्ययन करेंगे वो है पंजाब, और इधर नीचे सिंध। ये दोनों ही में सर्वाधिक जनसंख्या आबाद है, और इंडस्ट्री के मामले में, खनिजों के मामले में, कृषि के मामले में ये सर्वाधिक संपन्न राज्य हैं। तो इस प्रकार आज हमने पाकिस्तान के और प्राकृतिक, प्रादेशिक, खनिज, कृषि आदि के बारे में अध्ययन किया, और अगले वीडियो में हम किसी नए प्राकृतिक प्रदेश के साथ या प्रादेशिक रीजन के साथ आपको एक नए वीडियो में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।